आज है 14 अप्रैल मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज हम चर्चा करेंगे उन बड़ी खबरों पर जो दुनिया और देश की दिशा तय कर रही हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया से आ रही है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम और बातचीत की नई उम्मीद जगाई है। वहीं भारत में राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की तैयारी में है, जिस पर दक्षिण भारतीय राज्यों ने कड़ा विरोध जताया है। दूसरी ओर बिहार में एक बड़े राजनीतिक युग का अंत हुआ है जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब सम्राट चौधरी राज्य की कमान संभालेंगे। इन तमाम खबरों के साथ हम मणिपुर की हिंसा, कच्चे तेल की कीमतों का खेल और वन्यजीव संरक्षण पर आए संकट का भी विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ पॉडकास्ट। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। सप्ताहांत में हुई वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि वो वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने के इच्छुक हैं। हालांकि इस घेराबंदी के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली तेल आपूर्ति पर संकट गहरा गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह इस मार्ग को बंद कर सकता है जहां से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इस घेराबंदी में 10,000 सैनिक और दर्जनों युद्धपोत तैनात हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान और अमेरिका का संघर्ष लंबा खींचता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाएगी। IMF के मुताबिक अगर तेल की कीमतें 2027 तक $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती हैं तो विकास दर में भारी गिरावट आएगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी तेल की मांग के अनुमानों में कटौती की है। इस बीच चीन ने अमेरिका की इस घेराबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि ईरान 20 वर्षों के लिए अपनी परमाणु गतिविधियां बंद कर दे, लेकिन ईरानी सूत्रों के अनुसार उन्होंने इसे खारिज करते हुए केवल 3 से 5 साल का सुझाव दिया है। PTI के अनुसार भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। इस चर्चा में द्विपक्षीय सहयोग और ऊर्जा समझौतों पर बात हुई। PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति और होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया है। राजदूत गोर के मुताबिक आने वाले हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े सौदे होने की उम्मीद है। दोनों नेताओं ने अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी में है। इसमें उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 और बिहार की 40 से 60 होने का अनुमान है। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका कड़ा विरोध किया है। PTI के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेतावनी दी है कि यह जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाने वाले राज्यों को सजा देने जैसा है। उन्होंने इसे आत्मसम्मान की लड़ाई बताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने भी इसे दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय करार दिया है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रशांत मजूमदार के अनुसार भीड़ ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों को आग लगा दी, जिसके बाद जिले में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है। ये हिंसा तब शुरू हुई जब पुलिस एक ड्रग तस्कर की निशानदेही पर हथियारों की खोज में जा रही थी और स्थानीय लोगों ने रास्ता रोक लिया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। ये तनाव हाल ही में एक बम हमले में 2 बच्चों की मौत के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बीच बढ़ा है। मैक्वेरी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 18 रुपये और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर का भारी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों के कारण कीमतें स्थिर रखी गई हैं, लेकिन अप्रैल के अंत में मतदान खत्म होते ही कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। मॉर्गन स्टैनली इंडिया की अर्थशास्त्री उपासना चाचरा के अनुसार उच्च सब्सिडी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकार का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भी दबाव में आ सकता है। उपभोक्ताओं को आने वाले समय में महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने आगाह किया है कि पश्चिम एशिया के संघर्ष से भारत के 25 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। भारत अपनी ऊर्जा और उर्वरक जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है।
युद्ध के कारण रेमिटेंस यानी विदेशों से आने वाले धन में कमी आएगी, जो भारत की कुल विदेशी मुद्रा का करीब 40% है। यूएनडीपी की क्षेत्रीय निदेशक कन्नी विघ्नराजा ने कहा कि ईंधन और खाद की बढ़ती कीमतें खाद्य सुरक्षा और मानव विकास सूचकांक को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। बिहार की राजनीति में मंगलवार को एक बड़ा उलटफेर हुआ। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। रमाशंकर के अनुसार नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि उन्होंने जनता की सेवा की है और अब वो पद छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की विदाई को बिहार में समाजवादी जेपी आंदोलन युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। अब बिहार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है, जो राज्य की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। टेलीग्राफ और पीटीआई के अनुसार चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के काल्पनिक नाम रखने के अपने कदम का बचाव किया है। चीनी प्रवक्ता गुओ जियाको ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश उनका क्षेत्र है और वे इसे मान्यता नहीं देते। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि काल्पनिक नाम देने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। चीन ने अक्साई चिन के पास एक नया प्रशासनिक काउंटी भी स्थापित किया है। तनाव के बावजूद चीन का दावा है कि भारत के साथ संबंध सुधारने की उसकी नीति में बदलाव नहीं आया है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल प्यार की भाषा समझता है, बुलडोजर की नहीं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में यूपी मॉडल लागू करने की बात कही थी। ममता बनर्जी ने इसे डराने वाली राजनीति बताते हुए कहा कि बंगाल की संस्कृति में दमनकारी नीतियों के लिए कोई जगह नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले बुलडोजर अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 13 श्रमिकों की मौत हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस हादसे में 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। दूसरी ओर हैदराबाद की बाल रोग विशेषज्ञ शिवरंजनी संतोष ने आईएपी से इस्तीफा दे दिया है। द हिंदू के अनुसार उन्होंने ओआरएस की मार्केटिंग पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद फार्मा कंपनियों ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी संस्था ने उनका समर्थन नहीं किया। इसके अलावा भारत में होम हेल्प सर्विस का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जहां अबन कंपनी जैसे स्टार्टअप्स कम कीमत पर घरेलू सेवाएं दे रहे हैं। आर्टिकल 14 की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी ने संरक्षित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने में नियमों की अनदेखी की है। रिपोर्ट बताती है कि अंडमान और वाराणसी में संरक्षित क्षेत्रों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरी अनुमति नहीं ली गई। 2014 के बाद से कमेटी ने 97% प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें ड्रेजिंग और खनन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इससे गंगा डॉल्फिन और समुद्री कछुओं जैसी दुर्लभ प्रजातियों पर संकट मंडरा रहा है। आरटीआई के जवाब में सरकार ने इन अनुमतियों से जुड़ी जानकारी होने से इनकार किया है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।